अग्निपथ पर मोदी के खिलाफ हिंसा की टूलकिट की बात करूंगा। बाइडेन कैसे गिर गए यह भी बताऊंगा। योगी ने अखिलेश पर कैसे बड़ा हमला किया, लेकिन उससे पहले तौकीर की भड़काऊ तकरीर। तौकीर रजा को आप जानते हैं। तौकीर रजा अपने भड़काऊ विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन ये देखिए आज ये जो हजारों की भीड़ आपको नजर आ रही है, ये बरेली में बुलाई गई थी। ये प्रदर्शन बरेली के इस्लामिया ग्राउंड पर हो रहा है। फुल स्क्रीन जरा तस्वीर एक बार लीजिए। ये नारेबाजी जो आप सुन रहे हैं, ये हजारों की भीड़ बरेली के ग्राउंड पर बुलाई गई। देखिए जरा, तौकीर रजा मौजूद है इस भीड़ के बीच। सुनिए जरा, एम्बियंस सुनाइए जरा। ये उद्घोष, ये नारेबाजी, ये तालियां, ये प्रदर्शन, सोचिए उस दौरान जब देश में जगह जगह हिंसा हो रही है, उस बीच इस तरह के प्रोटेस्ट को बुलाया गया जहां हजारों लोग थे। और सोचिए एक चिंगारी क्या स्थिति पैदा कर सकती थी। बरेली के ग्राउंड पर ये हजारों की भीड़ मौजूद थी। आइए मैं आपको बताता हूं कि तौकीर रजा ने यहां भी लोगों को भड़काने की कोशिश की है। कैसे लोगों को भड़काया और क्या कहा है। पूरा भड़काऊ गैंग इन दिनों एक्टिव है। अग्निपथ को लेकर भी वो हिंदू मुसलमान कर रहा है। सबसे पहले देखिए तौकीर रजा को। तौकीर रजा ने, मौलाना तौकीर ने भड़काने वाला बयान दिया देश को। क्या कह रहे हैं तौकीर रजा? उन्होंने कहा ट्रेन जलाने वालों की सुनी जा रही है। यानी वो इस भीड़ से, हजारों की भीड़ से कह रहे हैं जो ट्रेन जला रहा है, सुनी तो उसकी जा रही है। इन लोगों को भी भड़का रहे थे। हम ट्रेन नहीं जलाते तो हमारी नहीं सुनी गई, वो ये कह रहे हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर सरकार सुनती नहीं है। यानी तौकीर रजा क्या चाह रहे हैं? केंद्र सरकार की नीति मुस्लिम विरोधी है। प्रधानमंत्री से अब कोई बात नहीं की जाएगी तो फिर किससे बात करेंगे? सवाल ये। हम जिला प्रशासन को अब ज्ञापन भी नहीं देंगे, तौकीर रजा ने कहा। अब यूनाइटेड नेशंस में ज्ञापन देंगे तौकीर रजा। सोचिए जरा, यानी अब न पुलिस से बात करेंगे, न प्रधानमंत्री से, न कोर्ट से, न अदालत से, न संविधान, न कानून। अब कह रहे हैं यूनाइटेड नेशंस में जाकर ज्ञापन देंगे। सोचिए, तौकीर रजा हजारों की भीड़ में ये बात कह रहे थे। असदुद्दीन ओवैसी भी इसी तरह भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं नुपुर की गिरफ्तारी होनी चाहिए फौरन। सिर्फ सस्पेंड करने से बात नहीं बनेगी। अभी भी लोगों को उकसा रहे हैं। नुपुर को जेल जाना होगा तभी मिलेगा इंसाफ। असदुद्दीन ओवैसी इस तरह से भड़का रहे हैं। सुनिए जरा किस तरह अग्निपथ के बहाने भड़काऊ सियासत जारी है। दोनों को सुनिए। ज्ञापन इस हुकूमत को इसलिए नहीं दिया जाना चाहिए कि इस हुकूमत ने कितना टाइम हो गया हमें ऐसी जांच करते हुए। अगर इन्हें जरा भी एहसास होता तो इन्होंने नोटिस लिया होता हमारी बात का। हमारे ज्ञापन का नोटिस लेंगे? नोटिस किसका लेंगे? हम अमन पसंद है, शांति प्रिय लोग हैं, हम भाईचारे का पैगाम देने वाले लोग हैं। हम ट्रेनें नहीं जला रहे, इसलिए हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। और अगर ज्ञापन देना होगा तो हम यूएनओ में ज्ञापन देंगे। बताओ ठीक है? हम यूएनओ में ज्ञापन देंगे, हम दिल्ली में जाकर ज्ञापन देंगे और पूरी दुनिया की हुकूमतों को बताएंगे कि इस बेईमान हुकूमत में मुसलमानों के साथ कैसा तासुब हो रहा है। ये नरेंद्र मोदी, इनको नजर नहीं आ रहा है कि पूरी दुनिया में क्या मैसेज जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री पहले एक्शन ले लेते तो मुदस्सिर की जान नहीं जाती थी। भाजपा और हेमंत सोरेन की सरकार से मुतालबा करता हूं कि वो इन परिवार से माफी मांगे और इन तमाम पुलिस के अहदेदार हो या जिस किसी ने भी मुदस्सिर और साहिल को गोली मारी, उनको फौरन गिरफ्तार करने की जरूरत है। अब सोचिए जरा, जो हजारों की भीड़ तौकीर रजा ने बुलाई थी, इस हजारों की भीड़ की इजाजत नहीं थी। तो तौकीर रजा पर क्या बरेली पुलिस एक्शन लेगी? तौकीर रजा क्या देश में फिर से हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं? बरेली की रैली में गाइडलाइंस का पालन नहीं हुआ, क्या बरेली पुलिस एक्शन लेगी? इस्लामिया ग्राउंड में मौलाना तौकीर की रैली थी।
शुक्रवार को प्रशासन ने रैली की इजाजत नहीं दी थी। हर शुक्रवार हिंसा हो रही थी, इसलिए प्रशासन ने तौकीर रजा को इस शुक्रवार इजाजत नहीं दी, तो शुक्रवार की जगह रविवार को रैली हुई। 1500 लोगों के शामिल होने की अनुमति मिली थी तौकीर रजा को, लेकिन रैली में 25,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए और कोविड गाइडलाइन का भी पालन नहीं किया गया। इस रैली के दौरान 24 पॉइंट पर सहमति के बाद ही तौकीर रजा को अनुमति दी गई थी। गाइडलाइन का पालन ना करने पर तौकीर रजा के खिलाफ बाकायदा कार्रवाई की जा सकती है। तो सवाल यह है कि आखिर हजारों की भीड़ बुलाने के पीछे तौकीर रजा का मकसद क्या था। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। अगली बड़ी खबर है आजमगढ़ 2024 की प्रयोगशाला। आजमगढ़ में 3 दिन बाद उपचुनाव होने। जी हां, आजमगढ़ का जो रण है वो बेहद दिलचस्प हो गया। योगी आदित्यनाथ खुद आज आजमगढ़ में थे। आजमगढ़ में योगी रैली कर रहे थे और योगी के निशाने पर थे अखिलेश यादव। तो आइए आपको बताएं, आजमगढ़ में योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश पर चुन चुनकर हमला किया। योगी ने अखिलेश के सैफई से लेकर पूरे परिवार और खानदान तक पर अटैक किया। योगी ने कहा आजमगढ़ को समाजवादी पार्टी ने आतंक का गढ़ बनाया है। योगी ने कहा आर्यमगढ़ बनाने का मौका है, चूकिएगा मत। यानी आजमगढ़ का नाम चेंज करने की बात की आर्यनगढ़। एसपी यानी समाजवादी पार्टी राहु है और बहुजन समाज पार्टी केतु है। राहु और केतु हैं। एसपी बीएसपी से दूर जाएंगे, विकास नजदीक आएगा, योगी ने कहा। धोखा देना समाजवादियों की पुरानी आदत है। योगी ने कहा समाजवादी पार्टी वंशवाद की बात करती है। योगी ने कहा आजमगढ़ ने जिसे सीएम बनाया वो वंश के बारे में फिक्र करने लगा, वो वंश विकास में लगा। मुश्किल वक्त में अखिलेश आजमगढ़ नहीं आए। योगी ने कहा कोरोना के दौर की बात कर रहे थे, सैफई खानदान से भगवान बचाए। योगी आदित्यनाथ ने कहा सैफई खानदान क्या करते थे सब जानते हैं। ये जो हमला योगी कर रहे थे सीधे अखिलेश यादव और उनके परिवार पर कर रहे थे। समाजवादी पार्टी दलितों का अपमान करती है। योगी ने यह भी जोड़ा, पहले टिकट देती है फिर वापस ले लेती है और पहले सरकारी नौकरी के नाम पर धोखा किया जाता था। हाथी का पेट कभी नहीं भरता, यानी मायावती पर हमला किया, बीएसपी पर हमला किया। हाथी गरीबों का राशन भी खा जाता है। सुनिए जरा योगी का यह करारा प्रहार जो था अखिलेश यादव पर और बीएसपी पर। आजमगढ़ को समाजवादी पार्टी की सरकार ने आतंकवाद का गढ़ बना दिया था। बहुजन समाजवादी पार्टी भी उससे कभी अपने आप को मुक्त नहीं कर पाई कि आजमगढ़ को विकास के साथ जोड़ने का ईमानदारी पूर्वक कार्य अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। सपा हो या बसपा, भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के विकास के राहु और केतु हैं ये सब। ये ग्रह क्रूर ग्रह हैं ये विकास के। इनसे आप जितनी दूरी बनाएंगे विकास उतने नजदीक आएगा और विकास जितना नजदीक आएगा उतना रोजगार मिलेगा। हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, वह परिवारवाद में आके रुक जाते हैं। इन लोगों का विकास का कोई एजेंडा नहीं है। इनके एजेंडे में गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं कोई नहीं है। इनके एजेंडे में स्वयं का विकास है। बेटी और बहनों की सुरक्षा के साथ, सेंध लगाने वाले तत्वों के साथ किसी भी प्रकार की रियायत सरकार नहीं करेगी। और इसीलिए तो डबल इंजन की सरकार को जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तो योगी को आपने सुन लिया। आइए अब आपको बताता हूं आजमगढ़ का जो रण है 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बहुत दिलचस्प हो गया है। 2024 में मोदी को जिताने के लिए ये देखिए जरा, उससे पहले एम्बियंस दीजिए। मनोज तिवारी खुद मौजूद थे। मनोज तिवारी रैली करने पहुंचे आजमगढ़ में। ये देख रहे हैं आप मनोज तिवारी का रोड शो आजमगढ़ में। आजमगढ़ नाक का सवाल बना हुआ है। मनोज तिवारी को आप देख रहे हैं उनके रोड शो के दौरान आजमगढ़ में। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। मनोज तिवारी अकेले नहीं, ये देखिए आजम खान,
इसे प्ले कीजिए विजुअल को। आजम खान रैली करने पहुंचे थे, ये आजम खान की जनसभा थी, ये वो जनसभा की तस्वीर आप देख रहे हैं। आजम खान ने अपने करीबी को यहां से दरअसल उतारा है और आजम खान के कहने पर ही यहां आजमगढ़ का जो उम्मीदवार है सपा का वो तय हुआ। अगली तस्वीर दिखाइए, रवि किशन को देखिए, सिर्फ मनोज तिवारी नहीं, रवि किशन भी रोड शो कर रहे हैं आजमगढ़ में। अब आप आजमगढ़ की अहमियत बखूबी समझ सकते हैं। ये बड़े बड़े नेता, निरहुआ बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो निरहुआ के साथ रवि किशन को आप देख रहे हैं, दोनों ही भोजपुरी एक्टर। अगली तस्वीर दिखाइए, ओम प्रकाश राजभर भी प्रचार कर रहे हैं। अब आप आजमगढ़ की अहमियत समझिए, इस उपचुनाव की अहमियत समझिए। यह उपचुनाव दरअसल क्या 24 की तरफ इशारा करने वाला है, यह मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए जरा। 24 की प्रयोगशाला बनेगा आजमगढ़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 के लिए क्या आजमगढ़ की तरफ सभी की निगाहें हैं। लोकसभा चुनाव से पहले यह बड़ा चुनाव माना जा रहा है। 2024 से पहले यूपी का मूड तय होगा। लोकसभा के लिए मैं बात कर रहा हूं। आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का दरअसल गढ़ है। पहली बड़ी बात, आजमगढ़ में आपको बताऊं 45% 45% मुस्लिम और यादव वोटर हैं। 2019 में अखिलेश यादव और निरहुआ की यहीं से टक्कर हुई थी। ये जो योगी के बगल में जिन्हें आप खड़ा देख रहे हैं, निरहुआ और अखिलेश 2019 में इसी आजमगढ़ से चुनाव लड़े थे। अखिलेश 60% से ज्यादा वोट के साथ जीते थे आजमगढ़ से। यूपी विधानसभा चुनाव में भी एसपी आगे रही है आजमगढ़ से। सभी 10 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी की जीत हुई। बीजेपी सभी 10 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही थी। लेकिन विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में फर्क होता है। अब निरहुआ की टक्कर समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव से है। अखिलेश के बगल में जिन्हें आप देख रहे हैं ये आजम खान है, धर्मेंद्र यादव लेकिन यहां से उम्मीदवार हैं। बीएसपी ने गुड्डू जमाली को प्रत्याशी बनाया है। धर्मेंद्र यादव अखिलेश के चचेरे भाई हैं। बीजेपी इस बार समाजवादी पार्टी का किला भेदना चाहेगी और बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है आजमगढ़ में। सीएम योगी ने आज खुद 2 रैलियां आजमगढ़ में की हैं। केंद्रीय मंत्री से लेकर यूपी के मंत्रियों की रैलियां भी आजमगढ़ में हुई हैं। एसपी के सहयोगी दल भी प्रचार के लिए उतरेंगे। ओपी राजभर ने भी रैली की। आजमगढ़ में बीजेपी की जीत बड़ा संदेश देगी 24 के लिहाज से। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और आज की अगली बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एक टूल किट है। वो टूल किट देश में आग लगाने वाला है, देश में हिंसा करने वाला है। कैसे मोदी को बदनाम किया जाए, तो मोदी के खिलाफ हिंसा की जो टूल किट है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ भी देश के लिए करें, उसके साथ ही वो टूल किट गैंग, वो टूल किट कैसे एक्टिव हो जाती है मैं बताता हूं। सबसे पहले दिखाइए, देश में सबसे पहली चीज प्रधानमंत्री ने जो करने की कोशिश की, ग्राफिक्स दीजिए, वो था सबसे पहले नागरिक संशोधन कानून यानी सीएए। सीए की बात हुई तो सीए के नाम पर क्या हुआ ये देखिए, आग लगाई गई, आपको याद होगा। सीए की बात की तो देश भर में आग लगाने की कोशिश हुई। अगला किसान कानून, किसान कानून की बात हुई। आगे अगला विजुअल दीजिए, किसान कानून की बात हुई तो किसान कानून के नाम पर ये देखिए जरा जो हिंसा हुई है वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। लाल किले पर चढ़कर जो उत्पात मचाया गया ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अगली तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे अगली कौन सी चीज जो सरकार लेकर आई और उसके बाद उसको भी उसके जरिए भी आग लगाने की, भड़काने की कोशिश हुई। जीएसटी को लेकर देखिए, ये देखिए जो प्रदर्शन हो रहा है, जब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आया तब भी इस तरह का प्रदर्शन शुरू हो गया जगह जगह। ये देख रहे हैं तस्वीरें, ये देखिए जीएसटी के खिलाफ भी यही माहौल बना था। अगली ग्राफिक दीजिए जरा। अब अग्निपथ को लेकर क्या हो रहा है, अग्निपथ को लेकर भी यही हो रहा है। इसी तरह ट्रेनों में आग लगाई जा रही है। यह बेवजह नहीं हो रहा है, इसके लिए बाकायदा, फुल स्क्रीन लीजिए, बाकायदा एक टूल किट काम करती है। इसके लिए बाकायदा एक टूल किट बनाई गई है। टूल किट कैसे काम करती है मैं आपको बताऊंगा। कैसे देश में आग लगाई जा रही है छोटी छोटी चीजों पर, यह देखिए जरा, यह देखिए आपके सामने आ गया है टूल किट। कैसे टूल किट के, जरा जूम इन कीजिए, कैसे टूल किट के जरिए, ये टूल किट में है क्या देखिए। हिंसा भड़काने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं। जी हां, हिंसा के लिए ये ग्रुप बनाए जाते हैं। ये टूल किट का बॉक्स आप देख रहे हैं, सभी के घरों में टूल किट होता है जिसके अंदर स्क्रू ड्राइवर होता है। लेकिन ये जो टूल किट है, ये टूल किट देश को आग लगाने के लिए है। इसमें भड़काऊ मैसेज
व्हाट्सएप के जरिए शेयर किए जाते हैं। ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ये इस टूल किट का हिस्सा है। सोशल मीडिया पर मैसेज साझा किए जाते हैं आग लगाने के लिए। ट्विटर पर हैशटैग ट्रेंड कराए जाते हैं, जिससे देश में माहौल बने मोदी के खिलाफ। लोगों को हिंसा के लिए भड़काया जाता है। उसके बाद विवादित पोस्ट शेयर करते हैं फेसबुक पर, ट्विटर पर। इसके बाद सड़क पर बाकायदा प्रदर्शन होता है। इन पोस्ट को शेयर करने के बाद भारी संख्या में भीड़ को उसके बाद बुला लिया जाता है और नकाबपोश लोग प्रदर्शन में शामिल हो जाते हैं। ये सारे पोस्ट बाकायदा एक साजिश है। अराजक तत्व भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। अचानक वहां भीड़ बढ़ जाती है, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है और देश को हिंसा की आग में झोंक दिया जाता है। सरकार की करीब हर स्कीम का इसी तरह से विरोध होता है। टूल किट साजिश के तहत हिंसा फैलाई गई, बाकायदा जो आग लगाई गई, हिंसा से देश को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। ग्लोबल पीस इंडेक्स की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है। आपको बताऊं कि पिछले साल करीब 50 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। 50 लाख करोड़ हिंसा की वजह से देश के जीडीपी का 6% बर्बाद हो गया है। चाहे वो सीए के नाम पर प्रोटेस्ट हो, किसानों का प्रदर्शन हो, या फिर अभी जो आग लगाई जा रही है इसके नाम पर। आइए अब इस टूल किट को मैं सबूत के साथ साबित करने जा रहा हूं कि यह सच है। किस तरह से टूल किट बनाई जाती है, पहली तस्वीर देखिए। यह वो व्हाट्सएप है जिस व्हाट्सएप मैसेज के जरिए, जिस ग्रुप के जरिए बाकायदा लिखा जाता है कि कहां आग लगानी है, कहां हिंसा करनी है। और ये देखिए लिखा हुआ कैसे तोड़फोड़ के लिए बातें हो रही हैं इस ग्रुप पर। अगली तस्वीर दिखाइए। यानी ग्रुप पर मैसेज सबको सर्कुलेट किया जाता है, उसके बाद लोग सड़कों पर उतर आते हैं। अगली तस्वीर दिखाइए। ये आप देख रहे हैं नकाबपोश मुंह ढककर सड़कों पर आ जाते हैं और हिंसा करने लगते हैं। लोगों को लगता है ये आम प्रदर्शनकारी है, लेकिन ये सच नहीं है। अगली तस्वीर दिखाइए। उसके बाद ये लोग आकर थानों में आग लगा देते हैं, चाहे वो सीए प्रोटेस्ट हो या फिर ये प्रोटेस्ट आप देख रहे हैं। ये देखिए थाना फूंक दिया, मसौड़ी बिहार का थाना जिसमें आग लगा दी है। अगली तस्वीर दिखाइए। ट्रेनों को फूंक दिया नवादा बिहार में। और उसके बाद देखिए गिरफ्तार कौन हुए। सहारनपुर से ये 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें यह है संदीप चौधरी, समाजवादी पार्टी का नेता। यह है पराग पवार, जिला अध्यक्ष, युवा है, 26 साल उम्र है। ये सेना के फर्जी अभ्यर्थी बनकर घुसे भीड़ में और उसके बाद इन्होंने आग लगा दी। ये आप देख रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप देख रहे हैं दानापुर बिहार। दानापुर में किस तरह से आग लगा दी गई है। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं। बीजेपी यही कह रही है कि ये टूल किट है, वो टूल किट जो मोदी के खिलाफ दरअसल तैयार की गई है। अगली तस्वीर दिखाइए। ये देखिए अलीगढ़ की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। अलीगढ़ में किस तरह से बस को फूंक दिया गया है। ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं अलीगढ़ की। लेकिन आइए अब मैं आपको दिखाता हूं। वॉल फ्लोर दीजिए मुझे। नुकसान, कितना नुकसान हुआ है उससे पहले जरा मैं आपको दिखाऊं। सुनिए जरा संबित पात्रा क्या कह रहे हैं। लोगों को मिस इन्फॉर्म करना, बच्चों को गलतफहमी में डालना, संस्थाओं को भड़का करके इस प्रकार की आगजनी कराना यह उचित नहीं है। जो गिरफ्तारी हुई है वो कहीं से भी अगर देखा जाए तो उनकी एज लिमिट ही नहीं है कि वो उसमें अपीयर हों। और वो लड़कों के साथ शामिल होकर उनको कहीं न कहीं से ज़रूर प्रोत्साहित कर रहे थे। इसी आधार पर उन पर हम कार्रवाई की है। इसमें अभी पाया गया कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज से भी 2 लोग थे जिनको हमने गिरफ्तार करके जेल भेजा। उसमें वीडियो फुटेज के आधार पर हम लोगों ने चिन्हित किया है लोगों को और उसमें 147 लोगों को अभी तक हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। तो मसौड़ी में सीधे हम लोगों को 3 कोचिंग संचालकों की भूमिका सामने आई है और उसमें आरक्षण कोचिंग संस्थान है, डीडीएस है, यथार्थ है। तो इन पर एफआईआर दर्ज किया गया मसौड़ी थाने में और पुलिस के द्वारा जो उचित कार्रवाई है वो की जा रही है। अन्य कोचिंग संस्थान जो हैं उनकी भूमिका की जांच हम लोग कर रहे हैं। गिरफ्तार लोगों का जो कॉल डिटेल्स है, मोबाइल्स का और व्हाट्सएप ग्रुप का चैटिंग है, उनके आधार पर हम लोग कर रहे हैं। और अगर संपुष्टि होती है किसी भी संस्थान की तो उस पर हम लोग एफआईआर दर्ज करेंगे और कड़ी कार्रवाई करेंगे। अब आइए मैं आपको दिखाता हूं कि आखिर नुकसान कितना हुआ है देश का और आपका। ये नुकसान पिछले कुछ दिनों में जो निकल कर सामने आया है वो आपको दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। ये देखिए, ये है नुकसान। बिहार में हिंसक प्रदर्शन में ट्रेन की 60 बोगियां अब तक खाक हो चुकी हैं। 11 इंजन को आग के हवाले कर दिया गया है और
रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़ में करोड़ों रुपए अब तक स्वाहा हो चुका है। कई जगह पर रेल ट्रैक को भी उखाड़ डाला गया है। साथ ही साथ 5 ट्रेनों की 60 बोगियों में आग लगा दी गई है। इतना ही नहीं, बिहार के 15 जिलों में रेल संपत्तियों को जला दिया गया है। 4 दिनों में 60 करोड़ से ज्यादा अधिक से टिकट कैंसिल हो गए। सोचिए, 60 करोड़ से ज्यादा टिकट कैंसिल हो गए। प्लेटफॉर्म को क्षति पहुंचाने से भी आर्थिक नुकसान हुआ है और 4 दिन में रेलवे को 700 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। 700 करोड़ में कम से कम 10 ट्रेनें नई खरीदी जा सकती थीं और 10 नई ट्रेनों से बिहार के विकास में ही तेजी आती, जिसमें बैठकर ये छात्र एग्जाम देने जाते। अभी पूरे नुकसान का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, ये कहीं ज्यादा होगा संभव है। यह है नुकसान जो अब तक हुआ है। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। दानापुर के प्रशांत कुमार, जो दानापुर के डीआरएम हैं, वो क्या कह रहे हैं वो बताऊं, लेकिन उससे पहले डीआरएम को सुनवाइए जरा। चलिए, डीआरएम की बाइट अभी नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं पॉलिटिकल जो सियासत है वो किस तरह हावी है। तेजस्वी यादव हो या प्रियंका हो या ओवैसी हो, फुल स्क्रीन इस विजुअल को लीजिए प्लीज। सवाल यह है कि इस पर पॉलिटिक्स जोर शोर से हो रही। जो पॉलिटिक्स है, सवाल यह है कि क्या पॉलिटिकल लीडर्स भड़का रहे हैं, क्या पॉलिटिकल लीडर्स भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से एक के बाद एक ट्वीट आ रहे हैं, वो कम से कम यही इशारा कर रहे हैं। अब देखिए जरा, राहुल गांधी से लेकर असदुद्दीन ओवैसी तक, राहुल गांधी से असदुद्दीन ओवैसी तक क्या कह रहे हैं, देखिए जरा। ये आप देख रहे हैं, ये आपके सामने आ गया ग्राफिक्स। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, वो लिख रहे हैं, बार बार नौकरी की झूठी उम्मीद देकर, वो लिख रहे हैं, प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं को बेरोजगारी के अग्निपथ पर चलने के लिए मजबूर कर दिया है। राहुल ने लिखा, 8 सालों में 16 करोड़ नौकरियां देनी थी। राहुल ने लिखा, मगर युवाओं को मिला सिर्फ पकौड़े तलने का ज्ञान। राहुल लिख रहे हैं, देश की इस हालत के जिम्मेदार केवल प्रधानमंत्री हैं। सोचिए जरा, ये शब्दों के जरिए ही उन लोगों को जिनको अपने भविष्य में सेना में भर्ती होना है, उन्हें उकसा रहे हैं राहुल गांधी, ये बताकर, ये डराकर कि आप अब पकौड़े तलेंगे। आखिर वो क्या करेंगे, सोचिए ये युवा। ओवैसी लिख रहे हैं, पीएम युवाओं को चौकीदार की नौकरी देना चाहते हैं। ओवैसी लिख रहे हैं, बीजेपी वालों की देशभक्ति आखिर अब कहां गई। उन्होंने कहा, जब देश के नौजवानों के साथ मजाक किया जा रहा है, अग्निपथ स्कीम वापस लेनी होगी। ओवैसी ने कहा, तेजस्वी कह रहे हैं, केंद्र सरकार के द्वारा बिना सोचे समझे लाई गई है ये योजना और टेक ऑफ से पहले ही क्रैश हो जाती है। साथ ही साथ ऐसी योजनाओं की अकाल मृत्यु हो जाती है। तेजस्वी यादव ने कहा, बाद में योजना वापस ले लेते हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा, संबित पात्रा क्या कह रहे हैं, प्रियंका वाड्रा क्या कह रही हैं, सुनिए। आप इस सरकार को पहचानिए, इस सरकार की नीयत को पहचानिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों। लोकतांत्रिक तरह से शांतिपूर्वक, अहिंसा, सत्य के मार्ग पर चल के इस सरकार को खत्म कीजिए, इस सरकार को गिराइए। ये आपका मकसद होना चाहिए। मकसद युवक नहीं है, मकसद सेना नहीं है, मकसद सरकार को गिराना है, मकसद सरकार को खत्म, उन्होंने कहा सरकार को खत्म कर देना है। जो काम इनकी पार्टी नहीं कर पा रही है, जनता जनार्दन आज कांग्रेस के साथ खड़ी नहीं है, आज प्रियंका वाड्रा वो अपील कर रही है। देश के प्रधानमंत्री ने भारत के युवाओं को बहुत बड़ा धोखा दिया है। उनका मुकद्दर बेरोजगारी बनाकर रख दिया। वो नौजवान जो पिछले 2 साल से फौज में जाने की तैयारी कर रहा था, देश के प्रधानमंत्री ने उन युवाओं की जिंदगी से एक मजाक किया है। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 साल काम करो और 4 साल के बाद तुमको निकाल दिया जाएगा। भाइयों बहनों, 1.5 वर्ष में 10 लाख नौजवानों को हम नौकरी के साथ जोड़ने का काम करेंगे। 10 लाख नौजवान बहुत बड़ी संख्या होती है, लेकिन
विपक्ष अपने समय में कुछ नहीं किया। सपा, बसपा, कांग्रेस, इन सब की जब भी सरकार रही, इन्होंने नौजवानों का शोषण किया, उनके रोजगार पर कुठाराघात किया। देश के करोड़ों युवाओं के पेट और पीठ दोनों पे लात मारने का काम मोदी जी की सरकार ने किया है। नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के करोड़ों युवाओं के साथ विश्वासघात किया है और ये उनका आक्रोश है जो सड़कों पर आपको देखने को मिल रहा है। इसके सभी पहलुओं को जानने की आवश्यकता भी है। आपके जो भी कंसर्न है, जो भी विषय, उसको सरकार गंभीरता से सुन भी रही है और मुझे लगता है आगजनी करने से, हिंसा फैलाने से, उपद्रव मचाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए अगर करना चाहते हैं तो ये भी उचित नहीं है कि बच्चों के हाथ में झंडा देकर कोई निकाल देता है, कोई छोटे छोटे बच्चों को सड़कों पे निकालता है। ये उचित नहीं है। ये देश के हित में निर्णय लिया गया है, युवाओं के हित में लिया गया है और इस पर बाकायदा सरकार ने एक्शन लिया है। एक बड़ी मीटिंग की खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। ये देख रहे हैं आप तस्वीरें जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मीटिंग की। तीनों सेनाओं के प्रतिनिधि इस मीटिंग में शामिल हुए और इस मीटिंग में बाकायदा अगली तस्वीर दिखाइए जरा, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। ये देख रहे हैं आप, तीनों सेनाओं के प्रतिनिधि मौजूद थे जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जिसने जिसने पत्थर चलाया है उसको तो अब सेना में एंट्री नहीं मिलेगी। ये जितने अग्निवीर के नाम पर प्रदर्शन कर रहे थे, आग लगा रहे थे, इनकी अब एंट्री सेना में नहीं होनी है। ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। आइए देखिए जरा, आखिर बैठक से निकल करके आया है, बैठक से निकल करके आया है, ये आपको बताने जा रहा हूं। देखिए जरा, बैठक से निकल कर ये आया है कि अग्निपथ स्कीम पर तीनों सेना का एक साझा बयान सामने आया है और अग्निपथ योजना को वापस नहीं लिया जाएगा, इसमें बात साफ कर दी गई है। अब सारी भर्ती अग्निपथ योजना के तहत होगी। एक बात, लंबे समय से सुधार की जरूरत थी, यह भी कहा गया इसमें। 1989 से ही सुधार लाना चाहते थे दरअसल, लेकिन वक्त पर लाया नहीं जा सका। सेनाओं को युवाओं की जरूरत है और सेना में जोश और होश का बैलेंस बहुत जरूरी है, इसलिए सोच समझकर इस योजना को लाया गया है। सेना शर्तों में कोई भेदभाव नहीं है। नियमित सैनिकों जैसी सुविधा मिलेगी। इन अग्निवीरों को भी शहीद होने पर 1 करोड़ रुपए मिलेंगे और साथ ही साथ आगे चलकर भर्तियां जो अभी लगभग 45,000 46,000 है, ये 90,000 तक हो जाएंगी। सेना में अनुशासनहीनता की कोई जगह नहीं है, यह भी साफ किया गया। आग लगाने वालों को कोई जगह नहीं दी जाएगी। जिनके खिलाफ भी FIR दर्ज होगी उनकी भर्ती नहीं होगी। सुनिए जरा, तीनों सेनाओं के प्रतिनिधि जो मौजूद थे वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। Coming to rollback of the scheme, no. And why should it be rolled back? It is the only progressive step to make the country young. Why is it being made young? भारतीय सेना की फाउंडेशन है डिसिप्लिन, नो स्पेस, नो स्पेस फॉर नो आर्सन। एंगर आप खुशी से दिखाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वार्तालाप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आर्सन, वैंडलिज्म, नो स्पेस। 25 जून तक जो हमारा एडवर्टीजमेंट है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग में पहुंच जाएगा। एयरफोर्स की तरह हमारा रिक्रूटमेंट भी ऑनलाइन होता है और वो भी 1 महीने के अंदर जो हमारे स्टेप्स हैं रिक्रूटमेंट के वो सब शुरू हो जाएंगे। 21 नवंबर को हमारा फर्स्ट अग्निवीर हमारी जो बेसिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है INS चिल्का उड़ीसा में, वहां पर रिपोर्ट करना शुरू कर देगा। भारतीय वायुसेना में अग्निवीर बैच 1 of 22 के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 24 जून से शुरू हो जाएगी। दिसंबर के अंत तक हम पहले बैच अग्निवीर को एनरोल कर लेंगे और 30 दिसंबर से पहले बैच की ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। हमारा जो रैलीज अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर चलेगा, ये 2 बैचेस में हमारा इंडक्शन होंगे इनटू द ट्रेनिंग सेंटर्स। पहला जो लॉट है जो ज़्यादातर तकरीबन 25,000 का आसपास है, वो आएंगे बाय दिसंबर फर्स्ट वीक। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और आज की एक और बड़ी खबर है। अगली बड़ी खबर है
मुस्लिम देशों को भारत ने आईना दिखाया है। मुस्लिम देश जो चाहते थे ये बताना कि ये आप देख रहे हैं यूनाइटेड नेशंस की तस्वीर, जहां भारत ने मुस्लिम देशों को आईना दिखाया, ना सिर्फ आईना दिखाया बल्कि धो डाला। मैं आपको बताऊं मीटिंग में हुआ क्या, दरअसल कैसे भारत ने जो अपना रुख रखा है। दरअसल ये जो बैठक हो रही थी इससे पहले इस्लामोफोबिया को लेकर बाकायदा एक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय दिवस का ऐलान किया गया। देखिए हुआ क्या इस बैठक में। 193 देशों के सामने भारत का दो टूक संदेश, 193 कंट्रीज। यूनाइटेड नेशंस में इस्लामोफोबिया पर खरी खरी सुनाई गई। इस्लामोफोबिया इस्लाम के प्रति भय या घृणा इस्लामोफोबिया कहते हैं, जहां इस्लाम के नाम पर किसी को मारा पीटा जाए। इस्लामोफोबिया पर यूनाइटेड नेशंस में एक प्रस्ताव पारित हुआ। दावा यह कि दुनिया में मुस्लिम विरोधी हिंसा रोकने का यह प्रस्ताव था। प्रस्ताव भाषण भेदभाव हिंसा के रूप में इसे आप देख सकते हैं कि इस्लाम के खिलाफ हिंसा और भेदभाव ना हो। और यह प्रस्ताव यूनाइटेड नेशंस में कौन लाया? जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, वो लेकर आए। OIC में 57 इस्लामिक देशों का संगठन है दरअसल OIC। पाकिस्तान, अफगानिस्तान भी इस प्रस्ताव के समर्थन में था, लेकिन चीन, रूस सहित 8 अन्य देशों ने भी इसका समर्थन किया। 15 मार्च को इस्लामोफोबिया विरोधी दिवस घोषित किया गया है। 15 मार्च की तारीख है। भारत ने क्या कहा? भारत ने यूनाइटेड नेशंस में दुनिया को आईना दिखाया। भारत ने कहा धार्मिक भय में सिर्फ एक या दो धर्म नहीं जोड़े जाएं। आप सिर्फ ये नहीं कह सकते इस्लामोफोबिया है, दूसरे धर्म भी हैं जिनके खिलाफ इस तरह की हिंसा होती है, इसे आप नकार नहीं सकते। यहूदी, ईसाई, इस्लाम धर्म अब्राहम धर्म में आते हैं। भारत ने कहा हर धर्म पर फोबिया समान लागू होना चाहिए। सिर्फ इस्लामोफोबिया मत कहिए, बाकी धर्मों के खिलाफ हिंसा होती है उस पर कौन बोलेगा? जब तक ऐसा नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस का कोई उद्देश्य नहीं। केवल इस्लामोफोबिया के लिए आप एक दिवस मना लीजिए, बाकी धर्मों के खिलाफ जो हिंसा हो रही है, धार्मिक भय पर दोहरा मापदंड नहीं हो सकता, भारत ने यूनाइटेड नेशंस में कहा। आइए अब आपको सुनवाते हैं भारत के प्रतिनिधि TS मूर्ति ने जो यूनाइटेड नेशंस में कहा है, उन्हें सुनिए। As we have emphasized time and again, combating religiophobia should not be a selective exercise involving only one or two religions, but should apply equally to phobias against non-Abrahamic religions as well. Till this is done, such international days will never achieve their objectives. There cannot be double standards on religiophobias. तो अब सवाल यह है, कैसे भारत ने इस्लामोफोबिया वालों को आईना दिखाया है? देखिए जरा, इन सब को सीखने की जरूरत है। इस्लामोफोबिया पर दुनिया भर में छाती पीटी जाती है और तमाम देश ऐसे लोगों का समर्थन भी करते हैं। लेकिन ऐसे लोग और ऐसे देश जब दूसरे धर्म के शिकार होते हैं, दूसरे धर्म जब इन देशों में शिकार होते हैं, तब ये देश कुछ नहीं बोलते हैं। सबसे पहले हम आपको कल की तस्वीर दिखा रहे हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं अफगानिस्तान की, जहां पर गुरुद्वारे को टारगेट बनाया गया। इस हमले में कई लोग घायल हो गए हैं, जबकि 2 लोगों की मौत हो गई है। लेकिन हल्ला इस्लामोफोबिया पर हो रहा है। देश की सरकार ने अफगानिस्तान में रहने वाले सिखों के लिए ई-वीजा जारी किया है, जिससे कि वो अफगानिस्तान से निकल अपनी जान बचा सकें। आंकड़ों की बात करें तो तालिबानी सत्ता से पहले अफगानिस्तान में 300 सिख परिवार रहते थे, लेकिन अब अफगानिस्तान में सिर्फ 140 सिख बचे। जो लोग अफगानिस्तान में, उनका जीवन भी संकट में है। आए दिन अटैक होते हैं। इससे पहले 2020 में गुरुद्वारे पर हमला किया गया। इस हमले में 25 सिखों की मौत हुई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, अफगानिस्तान में नए मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च बनाने की इजाजत तक नहीं है। अब एक और देश पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान भी इस्लामोफोबिया दिवस घोषित किया जाए, इसमें प्रस्ताव में शामिल था। लेकिन खुद पाकिस्तान में देखिए दूसरे धर्मों का हाल क्या है। जो UN में इस्लामोफोबिया प्रस्ताव का समर्थक है पाकिस्तान, और हाल ही में पैगंबर के खिलाफ विवादित टिप्पणी को लेकर भारत को पाठ पढ़ा रहा था, ये तस्वीरें पाकिस्तान की हैं। असलियत बताने के लिए काफी है कि पाकिस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदुओं का मंदिर तोड़ा जा रहा। ऐसी तस्वीरें पाकिस्तान से आना आम बात है। पाकिस्तान बनने के समय आपको बताऊं लगभग 24% हिंदू आबादी थी, जो अब सिर्फ 1% रह गई है। जबकि बंटवारे के समय 428 मंदिर पाकिस्तान में थे, जो अब सिर्फ 20 मंदिर बचे हुए हैं।
अल्पसंख्यकों की पाकिस्तान में हत्या हो रही है। अब एक और तस्वीर देख लीजिए। यह तस्वीर जो मैं दिखाने जा रहा हूं यह बांग्लादेश की है, जहां पर करीब 200 लोगों ने मंदिर पर, इस्कॉन मंदिर पर हमला बोल दिया और मंदिर में जमकर तोड़फोड़ की गई। इस दौरान मंदिर तोड़ने के साथ ही वहां मौजूद हिंदुओं पर भी हमला किया गया। इस हमले में 2 हिंदुओं समेत 7 लोगों की जान चली गई। पिछले 13 सालों में यह इस्कॉन मंदिर पर छठा हमला था। पिछले 8 सालों में बांग्लादेश में हिंदुओं पर 3600 हमले हुए, लेकिन बात सिर्फ इस्लामोफोबिया की। पिछले साल ही 200 हिंदू परिवारों को निशाना बनाया गया, लेकिन बात सिर्फ इस्लामोफोबिया की। लेकिन इन पर बोलने वाला कोई नहीं। अब एक और तस्वीर देख लीजिए। यह साल 2020 में बहरीन की तस्वीर है, जहां पर एक महिला मॉल में रखी गणेश जी की मूर्ति नीचे गिराकर तोड़ देती है। महिला का मकसद है कि बहरीन में हिंदू देवी देवताओं के लिए कोई जगह नहीं, लेकिन यही बहरीन भारत को धार्मिक आजादी का पाठ पढ़ाता है। बहरीन में राजशाही शासन लागू है और कट्टर इस्लामिक तौर तरीकों का पालन होता है, लेकिन ये इस्लामोफोबिया पर बोलते हैं और भारत को पाठ पढ़ाने की कोशिश करते हैं, जबकि नैतिक आधार पर, नैतिकता के आधार पर ही इन्हें अधिकार नहीं भारत को कुछ कहने का। अब बात और दूसरे देशों की कर लेते हैं जिन्हें इस्लामोफोबिया के अलावा और कुछ नहीं पता। आपको बताऊं, कतर में इस्लाम के अलावा दूसरे धर्म के प्रचार पर 10 साल की सजा है। एमएफ हुसैन को कतर ने अपनी नागरिकता दी। एमएफ हुसैन वही शख्स हैं जिन्होंने हिंदू देवी देवताओं की आपत्तिजनक फोटो बनाई थी, स्केच बनाए थे, पेंटिंग बनाई थी। सऊदी अरब की बात कर लीजिए। यहां पर नागरिकता से पहले इस्लाम धर्म अपनाना पड़ता है। हिंदुओं को खुले में धार्मिक कार्यक्रम की कोई इजाजत नहीं है सऊदी अरब के अंदर। यह धर्म इस्लामोफोबिया की बात करते हैं। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है और वो है अमेरिका के राष्ट्रपति, दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्रपति की बात। एक बार फिर से बाइडेन साइकिल से गिर गए। फुल स्क्रीन जरा तस्वीरें लीजिए। जो बाइडेन की तस्वीर आप देख रहे हैं। जो बाइडेन साइकिल चला रहे थे और साइकिल चलाते चलाते कैसे गिरे ये देखिए। ये गिरे जो बाइडेन साइकिल चला रहे थे, समर्थक सामने इंतजार कर रहे थे, लेकिन बाइडेन अचानक साइकिल से गिर पड़े। समर्थक मोबाइल कैमरे में तस्वीरें ले रहे थे उनकी। ये देखिए बाइडेन जा रहे हैं और आगे बढ़े और आगे बढ़ते ही ये पलट गए बाइडेन। आइए अब मैं आपको दिखाऊं कि आखिर हुआ क्या, कैसे गिर गए बाइडेन और क्यों बार बार गिर जाते हैं जो बाइडेन। उम्र का बढ़ता तकाजा। डेलावेयर वीकेंड ट्रिप मनाने पहुंचे थे दरअसल जो बाइडेन और रेहोबोथ बीच पर साइकिलिंग कर रहे थे। वही तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। बाइडेन को देखने काफी लोग मौजूद थे और उनके समर्थक भी थे। साइकिल रोकते ही बाइडेन अचानक गिर पड़े। हालांकि बाइडेन खुद ही खड़े हो गए साइकिल से गिरने के बाद, कहा मुझे कोई चोट नहीं आई है और सीक्रेट सर्विस एजेंट भी वहां मौजूद थे। उस वक्त सुरक्षा कर्मियों ने भीड़ को वहां से हटाया बाइडेन के चारों तरफ से। व्हाइट हाउस का कहना है बाइडेन को कोई खरोच नहीं आई है, चिकित्सकीय सहायता की उन्हें जरूरत नहीं है और कुछ दिन राष्ट्रपति परिवार के साथ ही रहने वाले हैं। लेकिन एक बुनियादी सवाल यह है कि जो बाइडेन आखिर क्यों बार बार इस तरह के हादसों का शिकार हो जाते हैं। ऐसा क्या होता है जो बाइडेन के साथ। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही बाइडेन की एक और तस्वीर सामने आई थी। ये वही तस्वीर है स्क्रीन पर देख रहे हैं, जब बाइडेन में प्लेन में चढ़ने के दौरान लड़खड़ा गए थे। राष्ट्रपति जो बाइडेन एक टीवी शो में इंटरव्यू देने लॉस एंजलिस जा रहे थे और इसी दौरान वो एयरफोर्स 1 की सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे, तभी उनका संतुलन बिगड़ गया और वहां सीढ़ियों पर लड़खड़ा गए। हालांकि उन्होंने खुद को संभाल लिया। वहीं से पहले आपको याद होगा 2021 में भी जो बाइडेन के साथ ऐसी ही घटना हुई थी, जब वो अटलांटा के दौरे पर जा रहे थे और जहां उन्हें एशियाई अमेरिकी समुदाय के नेताओं से मुलाकात करनी थी। उस दौरान वो 3 बार लड़खड़ाए। वहीं इस साल एक और तस्वीर सामने आई थी जिसमें बाइडेन हवा में हाथ मिलाते हुए नजर आए थे। बाइडेन स्पीच देने के बाद पीछे पलटते और हाथ मिलाने की कोशिश करते, जबकि पीछे कोई खड़ा नहीं था। बाइडेन का ये पिछले दिनों ऐसा ही एक और वीडियो सामने आया था जिसमें बाइडेन पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ एक समारोह में पहुंचे थे, लेकिन यहां बाइडेन खोए खोए नजर आ रहे थे। उन्हें किधर जाना है, किससे मिलना है, क्या बोलना है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। बाइडेन के ऐसे तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं और सवाल यह उठता है कि क्या बाइडेन ठीक हैं। तो अमेरिका के राष्ट्रपति को आप देख रहे थे। फिलहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।